हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 जी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। क्या हाल चाल हैं आप सभी लोगों के? कैसा जा रहा है आपका दिन? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हो भाई? सब बढ़िया हो, मौज में हो, आनंद में हो, ले रहे हो जिंदगी के मजे? हाँ जी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसा जा रहा है सब? कैसा जा रहा है आपका दिन? खाना वाना हो गया है आप लोगों का? जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाइए, फिर हम शुरू करें हमारे आज के नए चैप्टर को, जिसका नाम है इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा। क्या करेंगे हम? इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा। गुड इवनिंग मैम लिख रही। क्या पाया भाई मैंने इतना आपको? हैं? आप यही नहीं देख पा रहे हो? मैम खड़े हैं, सर खड़े हैं, आगे कौन खड़ा है? सुबह से मैम से ही पढ़ रहे हो लगता है आप। हैं? मतलब या तो सर से पढ़ने की इच्छा नहीं है? अरे यार, मैम लोग ही बढ़िया हैं, मैम लोग से ही पढ़ाओ सर हमें तो। शिवानी जी, ऐसा है क्या? चलिए आ जाओ भाई, है ना। देखते हैं आज का लेक्चर क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हम ऑर्गेनोमेट्रिक पढ़ रहे थे, तो आज हम इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हाइपरफाइन स्प्लिटिंग वगैरह हम ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, एक बार हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपके पास क्या है, छोटा सा चैप्टर है, और यहाँ से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हो, है ना। ये आप 4 मार्क्स के, ऑन एन एवरेज 4 मार्क्स का आप समझ सकते हो। 2-2 मार्क्स के दो भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिर्फ 2 मार्क्स का एक भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, या 4 मार्क्स तक का है इसका यहाँ पर। मगर अपन देखेंगे, है ना। मगर हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, है ना। सारा इसको एक बार ही पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर बेसिकली इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा में, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आप ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ रहे हो, वो दो यहाँ पर होती है। एक होता है ईएसआर, और एक होता है मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एक ईएसआर होता है और एक होता है मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी, दो चीज आपके पास होती है। ठीक है, मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ईएसआर एंड मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। देखो ईएसआर में बेसिकली क्या है, ये सार में आपके पास क्या है, यहाँ पर आप क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम यही पढ़ेंगे, उसको अभी छोड़ दो, उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। मतलब बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक आइडियाज़ क्या है, वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह, बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं वो हम यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। किस चीज़ के ऊपर ये काम कर रही होती है, बेसिक प्रिंसिपल वगैरह हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है भाई? ये चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात अगर हम बात करें, ये हो गया आपका, और उसके बाद आपके पास आता है स्प्लिटिंग, है ना। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग जिसे हम कहते हैं, क्या पढ़ेंगे हम? हाइपर फाइन स्प्लिटिंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? हाइपर फाइन स्प्लिटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग अगर पढ़ने के बाद फिर आप स्प्लिटिंग पढ़ेंगे इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसके अंदर एक ड्रैगो रूल यहाँ पर लगता है। क्या पढ़ेंगे अपन? स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्प्लिटिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या लग रहा होता है? ड्रैगो रूल लग रहा होता है। क्या लग रहा होता है? ड्रैगो रूल लग रहा होता है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली आप पढ़ोगे, है ना, उसके बाद आप क्रैमर्स डीजेनरेसी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे आप? क्रैमर्स डीजेनरेसी क्या होता है ना, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्रैमर्स डीजेनरेसी
ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे और उसके बाद अपन जी वैल्यूज पढ़ेंगे। मोसफेयर को अभी हमने हटाया है, अभी मोसफेयर को जब शुरू होगा तो मोसफेयर के बारे में बता देंगे, जी वैल्यूज के रिगार्डिंग बात करेंगे। ये कुछ टॉपिक होने वाले हैं, हो सकता है आप में से इनमें से आपने सारे सुने हुए हो पहले, हो सकता है एक भी ना सुने हुए हो, है ना। मगर इसके लिए आपको क्या चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको पीछे का बहुत कुछ चाहिए, पीछे का बहुत सारी चीजें चाहिए, पीछे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पीछे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना। तभी शुरू हुआ है भाई ये, है ना, ये तभी यहाँ पर इस चैप्टर की हेडिंग डली है। अगर कल के लेक्चर में आप होते तो शायद आपको उधर ही पता लग जाता। ईएसआर में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ड्रैगो मॉलिक्यूल आता है, क्रैमर डिजनरेसी आते हैं, जी वैल्यू आते हैं, एंड देन मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की चीज भी हम पढ़ेंगे। मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी अलग चीजें होती हैं, ठीक है। पहली बात, सारे सुने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, सारे सुने हुए हैं, आराम से, हो सकता है सारे ही सुने हुए हो सकता है, मतलब कोई यूं ना सोचे कि मैंने कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, ओएमसी पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये समझ में आएगा या नहीं आएगा। आ जाएगा समझ में, एक आधी चीजें होंगी जो बीच बीच में आएंगी, जो आप सुन लेना, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, समझ में सब आ जाएगा, ठीक है। नमस्ते भाई, नमस्ते, ठीक है। सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। ऊपर कोई पूछ रहा था कि ओएमसी पढ़ा है तो ये आएगा ही नहीं आएगा, आ जाएगा, पहले आराम से सुनो, ठीक है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। देखो भाई, अगर हम ईएसआर की बात करें, है ना, ईएसआर कह दो, है ना, ईएसआर कह दो, और यहाँ पर ईपीआर भी कह सकते हो आप, ठीक है। ईएसआर कह दो और ईपीआर भी आप इसको कह सकते हो। ईएसआर बेसिकली इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, मतलब एक ही चीज है ये, है ना, एक ही चीज है। कहीं आप ये सोचो कि सर ईपीआर अलग होता है क्या, एक ही है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस है ये, ठीक है। और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ऐसी स्पीशीज, है ना, दोज स्पीशीज, है ना, दोज स्पीशीज विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर ईएसआर एक्टिव। वो वाली स्पीशीज जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो स्पीशीज क्या होती है, ईएसआर एक्टिव होती हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, मैं लिख सकता हूं दोज स्पीशीज विच हैव, दोज स्पीशीज विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। बेसिकली ईएसआर का यूज भी यही होता है आपका, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए, उसका पैरामैग्नेटिज्म क्या है, कितना है ना, वो सारे आइडिया लेने के लिए ईएसआर का यूज किया जाता है। दो स्पीशीज विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनके पास क्या होता है मेरे भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, आर ईएसआर एक्टिव। वो क्या होते हैं जी, ईएसआर एक्टिव होते हैं, ये बात ध्यान रखना, उन्हें हम क्या कहते हैं, ईएसआर एक्टिव हम कहते हैं। जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो ईएसआर एक्टिव होंगे। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताइए कि ये जो H2 है, ये ईएसआर एक्टिव है या इनएक्टिव है। H2 जो है वो ईएसआर एक्टिव है या इनएक्टिव है। और अगर मैं H2 पॉजिटिव ले लूं, वो ईएसआर एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर मैं H2 नेगेटिव ले लूं, वो ईएसआर एक्टिव है या इनएक्टिव है। इन तीनों में अगर मैं आपसे पूछूं कौन ईएसआर एक्टिव है, जरा बताएंगे। इसमें
तो इतनी देर नहीं है लगनी चाहिए। देखो भाई, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं, ठीक है, ये डायमैग्नेटिक होता है। तो ये आपका क्या होगा, ईएसआर इनएक्टिव होगा, है ना, ये क्या रहेगा, ईएसआर इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ये ईएसआर एक्टिव होगा, ये भी ईएसआर एक्टिव होगा, ठीक है, ये भी ईएसआर एक्टिव होगा, ठीक है। और सिंपल रखना है, जैसे मान लो ऐसा नहीं है कि चार्ज के बेस पे कर रहे हैं, मान लो B2 है, C2 है, N2 है, O2 है, NO है ना, ये आपसे पूछा है कि ईएसआर एक्टिव रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या लगता है आपको, ईएसआर एक्टिव रहेंगे या नहीं रहेंगे अगर ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स आ जाए। तो भाई B2 को अगर आपको याद आ रहा हो, B2 में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो ये ईएसआर एक्टिव रहेगा, है ना, ये ईएसआर एक्टिव रहेगा। अगर यहाँ पर C2 की बात करें, इसके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ईएसआर एक्टिव रहेगा, ठीक है। ये भी क्या, सॉरी, C2 के अंदर नहीं होते हैं ना, C2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका नहीं होगा, ये इनएक्टिव रहेगा, ठीक है, ये भी इनएक्टिव रहेगा, ये एक्टिव रहेगा। इसके अंदर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एमओ डायग्राम्स भाई, है ना, एमओ डायग्राम जो हमने बनाए थे, O2 का होमो इस तरीके से रहता है ना, O2 का होमो इस तरीके से रहता है, एन इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। और यहाँ पर अगर हम बात करें NO, NO में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होता है, तो ये भी ESR एक्टिव ही रहेगा। तो ये चीज बिल्कुल सिंपल है, एक्टिव इनएक्टिव में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको बेसिक तरीके से भी अगर आप देखोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। बोलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताइए। यहाँ तक सिंपल सी बात, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताइए। अब जो ये ESR है ना, अगर आपको थोड़ा सा NMR अगर अपन पढ़ते हैं, NMR मुझे बताओ कि किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की किस रेडिएशन में अपन पढ़ते हैं। NMR जो हम पढ़ते हैं वो रेडियो वेव्स में पढ़ते हैं। NMR आपका अभी शुरू हुआ है या नहीं हुआ पता नहीं, ये जो होता है वो रेडियो वेव्स में होता है। और अगर मैं ESR की बात करूं, ये जैसे भाई IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी है, NMR रेडियो वेव्स के अंदर रहता है। और ये किसके अंदर रहता है मेरे भाई, माइक्रोवेव्स के अंदर रहता है, ये भी ध्यान रख लेना, या फिर इसको अगले पेज पर ही ले लीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं ESR की, ESR NMR और NMR हो गया, ठीक है, और ESR हो गया। NMR आपका क्या रहता है, NMR आपका रहता है रेडियो वेव्स में, NMR आपका रेडियो वेव्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और ESR की अगर हम बात करें, ESR की अगर हम बात करें तो ये माइक्रोवेव्स के अंदर पढ़ा जाता है। किसके अंदर पढ़ा जाता है मेरे भाई, माइक्रोवेव्स के अंदर पढ़ा जाता है। और अगर हम बात करें मोसबियर, अगर हम बात करें मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो ये किसके अंदर पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है गामा रेज के, है ना। मोसबियर को गामा रेज स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, मोसबियर को गामा रेज स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। और अगर हम इनकी एनर्जी लिखे ना, पूरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, पूरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है कुछ इस तरीके से है ना। मान लो मैं रेंज लिख दूं एक बारी, है ना, ये तो आपने बहुत जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मैं रेंज लिख रहा हूं, ये आपने बहुत जगह देखी भी होगी पहले, ठीक है। सबसे कम आपका जो रहता है, मतलब रेडियो वेव्स जो है सबसे कम एनर्जी पे काम कर रहा होता है। उसके बाद माइक्रोवेव्स, है ना, माइक्रोवेव्स सबसे ज्यादा, उसके बाद एनर्जी, फिर IR, फिर विजिबल, फिर UV, ठीक है, फिर आपका एक्सरेज एंड देन गामा रेज। गामा रेज के लिए सबसे यहाँ पर ये एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आपके पास क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, ये बात ध्यान रखना। इसकी एनर्जी क्या है भैया, मैक्सिमम है, इसकी एनर्जी जो है वो क्या है, मैक्सिमम है, ये बात ध्यान रखना। एनर्जी मैक्सिमम है तो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ, एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी जो एब्जॉर्ब होएगी वो भी मैक्सिमम है, ठीक है। एनर्जी मैक्सिमम है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम है। और इसके लिए क्या होगा, वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, लैम्डा मैक्सिमम होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, लैम्डा मैक्सिमम होगा, ठीक है। बोलो भाई हाँ या ना।
इस तरीके की आपकी चीजें चलती हैं। जो स्टडी की जाती है वो रेडियो वेव्स के अंदर होती है, यहाँ पर माइक्रोवेव्स। और आईआर में आईआर पढ़ते हो, विजिबल आपका रीजन है पूरा, यूवी में आप यूवी रेस पढ़ते हो, ठीक है। हर रीजन का अलग अलग है, ठीक है। अब जो इनका बेसिक प्रिंसिपल होता है ना, ईएसआर में बेसिक प्रिंसिपल जो होता है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आ सकता है ना, जो ये मैं पढ़ने वाला हूं यहाँ पर, बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। ईएसआर समझ गए क्यों पढ़ा जाता है, पढ़ा किस रेंज में जाता है, माइक्रोवेव्स में पढ़ा जाता है, और किन चीजों को आइडेंटिफाई करता है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने सर के ऊपर लगाकर बैठे हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को आइडेंटिफाई किया जाता है इनके थ्रू। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल एक तरीके से सिमिलर ही रहता है एनएमआर के जैसे। एनएमआर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्टिव न्यूक्लियाई से इंटरेक्ट करता है, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, या फिर हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं इस बेसिक प्रिंसिपल से एक फॉर्मूला बनेगा एंड में, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल आप समझ लो। प्रिंसिपल इज सिमिलर, प्रिंसिपल जो रहता है वो सिमिलर रहता है, इज सिमिलर एज, प्रिंसिपल जो रहता है इज सिमिलर एज एनएमआर, ठीक है। एनएमआर में बेसिकली क्या होता है, ठीक है, अगर मैं एनएमआर की बात करूं, एनएमआर में क्या होता है बेसिकली, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटरेक्ट करता है एक्टिव न्यूक्लियाई से, ठीक है। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, वो इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट विद एक्टिव न्यूक्लियाई, वो एक्टिव न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट करता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो है, अगर मैं ईएसआर की बात करूं, अगर मैं ईएसआर की बात करूं, तो ईएसआर में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटरेक्ट करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसके साथ इंटरेक्ट करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। बोलो जी यस और नो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ वो इंटरेक्ट करता है, ठीक है। अब एक चीज थोड़ी देर के लिए आप सुनिएगा, है ना, अरे इसमें ना सुनो थोड़ा सा, क्योंकि ये मतलब वो मतलब रेगुलर सुनने वाली चीजों में नहीं है, है ना। हो सकता है मैं फिर कहूंगा कि भाई क्या पता, फिर कोई कहेगा अरे नहीं भाई हमने तो सब देख रखा है, देख रखा होगा, बट ये रेगुलरली हम नहीं देखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा समय बिता लेना, थोड़ा सा समय बिता लोगे तो चीजें अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। आपके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास कितनी स्पिन होती है, देयर आर टू स्पिन्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना, देयर आर टू स्पिन्स, है ना, टू स्पिन्स होती है। एक हम कह सकते हैं एम एस प्लस हाफ, ठीक है, और एम एस क्या, माइनस हाफ, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से हम कहते हैं एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दो स्पिन आपके पास पॉसिबली रख सकता है। बोलो जी, देखिएगा यहां पर जब मैं एनर्जी, यहां पर मैं ले रहा हूं एनर्जी, ठीक है, यहां पर मैं ले रहा हूं एनर्जी, और यहां पर मैं ले रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहां पर मैं ले रहा हूं क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब मान लो मैं नो मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं, ठीक है, इधर मान लो मैंने क्या ले लिया, यहां पर मैंने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, इधर मैंने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, नो मैग्नेटिक फील्ड। गुड इवनिंग इकरा। देखिए थोड़ा, अगर मान लो अपनी ऑफलाइन क्लास हो, ऑफलाइन क्लासेस आपने ली होंगी कॉलेजेस में, या कभी में भी खुद ने भी आपने पढ़ाया हो, है ना, कुछ भी, तो अगर 4 बजे की अपनी क्लास है तो मोस्टली 4 बजे ही आ जाना चाहिए, है ना। ऑनलाइन में फ्रीडम है, 4:20 पे आओ, 4:30 पे आओ, 4:35 पे आओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर समय से आया करो भाई, है ना, क्योंकि बीच में फिर समझ नहीं आता, बीच में आपको समझ नहीं आएगा और चीजें फिर आपको लगेंगी अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है, है ना। इसलिए थोड़ा सा समय
समय को पकड़कर। अच्छा, रेस्ट करिए भाई, है ना इकरा जी। टाइफाइड में तो काफी वीकनेस होती है, आप अभी क्यों फोन देख रहे हो? आराम कर लो, है ना, आराम कर लो। अभी एक बच्चा भी आया था, उसका रिजल्ट आया था, उसको भी उसने पहले इंटरेक्ट नहीं किया। मतलब कि क्या हुआ कि जब हम रिजल्ट सेलिब्रेशन के लिए जैसे टिकट्स वगैरह बुक होती है, तो पहले उसका आया नहीं, बस उसने रिजल्ट शेयर कर दिया। रिजल्ट शेयर करने के बाद उसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और फिर उसका लास्ट डे पे आया, तो मना कर दिया भाई, है ना, कि भाई नहीं आ सकते। फिर उसका मेरे पास मैसेज आया, है ना, कि सर लिंक्डइन वगैरह पे, कि सर टाइफाइड, उसको भी टाइफाइड हो रखा था। फिर उसकी बाद में काफ़ी देर बाद अरेंजमेंट हुई, बिल्कुल लास्ट टिकट उसकी बुक हो पाई। आजकल काफ़ी ये वायरल वायरल काफ़ी फैल रहे हैं भाई। ध्यान रखिए अपना दोस्त, है ना, सभी लोग ध्यान रखिए। इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट होके मत रहा करो पढ़ाई के चक, पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ो, सिंसियर रहो। सिंसियर रहना बहुत अच्छी बात है, मगर बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है दोस्त, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, इतनी ज़्यादा टेंशन से अपनी सेहत पे भी क्यों हम असर डालें, ठीक है। देखो, जब अपन मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, तो दोनों एनर्जी, तो जो दोनों स्पिन होती है ना, प्लस माइनस हाफ, वो दोनों डीजनरेट होती है, ठीक है। दोनों क्या रहता है, डीजनरेट रहता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिर्फ ये देखना है आपको, ठीक है, कि भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। नहीं पढ़ना पल्लव, एक तो धीरे धीरे घुस रहे होते हैं क्लास में, कोई अभी घुसेगा, कोई थोड़ी देर बाद घुसेगा। अभी तो बात हुई है यार इस पे, अभी थोड़ी देर बाद तो पहले बात हुई है इस पे। फिर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये आपका एक लो एनर्जी स्टेट बन जाता है, और एक आपका हाई एनर्जी स्टेट बन जाता है। लो एनर्जी स्टेट बन जाता है और एक हाई एनर्जी स्टेट बन जाता है, ठीक है। ये जो है, ये इधर जो है, इसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ध्यान से समझना, अगर आपका एम एस माइनस हाफ है, तो ये लो एनर्जी स्टेट है, वो हाई एनर्जी स्टेट है। लो एनर्जी स्टेट बेसिकली क्या है, लो एनर्जी स्टेट क्या है आपका, लो एनर्जी स्टेट, ध्यान रखिएगा, लो एनर्जी स्टेट आपका क्या है, एम एस इज इक्वल टू माइनस हाफ। आराम से उतारिए मत, अभी आराम से सुनिए, ठीक है। यानी कि इसके कारण जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा ना, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, एक्चुअली यहाँ पर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, इज इन डायरेक्शन, इज इन सेम डायरेक्शन विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इज इन सेम डायरेक्शन विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। आपको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको अभी दे दूंगा, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसके कारण एक एनर्जी होगी, ठीक है, इसके कारण एक एनर्जी होगी, ठीक है। वो होगा एम एस म्यू बी जी और एच नोट। एच नोट कह दो, बी नोट कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या चीज है भाई, यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, ये आपका स्पिन हो गया, इसको अपन माइनस हाफ म्यू बी जी और एच नोट कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं भाई, एच नोट कह सकते हैं। ये आपकी एनर्जी हो गई लो एनर्जी स्टेट, दिस इज अ लो एनर्जी स्टेट। ये क्या हो गया भाई आपका लो एनर्जी स्टेट। हाई एनर्जी स्टेट क्या है, हाई एनर्जी स्टेट की अगर हम बात करें, हाई एनर्जी स्टेट में आपके पास जो एम एस रहने वाला है, जो एम एस रहने वाला है वो प्लस हाफ रहने वाला है। एम एस क्या रहने वाला है, प्लस हाफ रहने वाला है। तो अगर इस प्लस हाफ की बात करें, एम एस यहाँ पर क्या रहने वाला है, प्लस हाफ रहने वाला है, ठीक है। इस प्लस हाफ की अगर हम बात करें, तो इस प्लस हाफ के कारण जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा, जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इज इन अपोजिट डायरेक्शन। वो क्या होगा मेरे भाई,
अपोजिट डायरेक्शन में होगा। विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? इसके कारण जो एनर्जी आएगी है ना, चाहे इसके कारण जो एनर्जी आएगी, इसको आपने E1 कहा है तो इसको E2 कह दो, ये भी वही फॉर्मूला वही लगेगा, म्यू बी जी एच नोट, ठीक है। मगर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, प्लस का हाफ म्यू बी जी एच नोट, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास दो एनर्जी आ गई है, आपके पास क्या आ गई है जी, दो एनर्जी आ गई है। ये हो गई है आपका E1 दैट इज माइनस हाफ जी म्यू बी और एच नोट, और एक ये हो गया है दैट इज प्लस हाफ जी म्यू बी और एच नोट। ये दो एनर्जी बेसिकली आपके पास आ गई है, ठीक है। अब इन दोनों का एनर्जी गैप अगर आप ले लो तो वो होगा आपका डेल ई। उसी से एक फॉर्मूला आपका बन सकता है। डेल ई क्या होगा, अगर हम डेल ई के बारे में बात करें, दिस E2 माइनस E1, तो डेल ई आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, यानी कि हाफ 1/2 जी म्यू बी एच नोट माइनस माइनस दिस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा 1, हाफ और हाफ 1 बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका जी म्यू बी एच नोट, ठीक है। तो यहां पर आपके पास एक फॉर्मूला आया डेल ई का, दैट इज जी म्यू बी एच नोट, ठीक है, जी म्यू बी एच नोट। जी क्या है, लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर होता है। म्यू बी क्या होता है, बोहर मैग्नेटोन होता है। एच नोट क्या होता है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है। तीनों के बारे में अभी हम थोड़ा थोड़ा और बताएंगे। अभी इतनी बातें लिखिए और मुझे बताइए कि समझ में आया या नहीं समझ में आया, और जिन जिन ने लिख लिया है एकदम वो भी बताइए, पता तो हो कि भाई एकदम साथ साथ कौन चल रहा होता है दोस्त। क्लियर है? अरे तुम साथ साथ लिखते रहते हो क्या, बस समझते क्या हो भाई तुम, ऐसी बुद्धि हमारी तो हुई नहीं थी कभी, ये लिख भी लिया समझ भी लिया, जबरदस्त ही टैलेंट आ गया है इस बैच में तो दोस्त, एकदम अद्भुत अविश्वसनीय टैलेंट। चल, तो आपके पास ये फॉर्मूला हो गया है, ठीक है, डेल ई इज इक्वल टू जी म्यू बी एच नोट, ठीक है। अब दिक्कत क्या है ना, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये फॉर्मूला तो हो गया है ना, अब मैं इतना निकलवा के निकल लूँ तो क्या होगा कि थोड़ा सा आइडिया लगेगा, पर पूरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखो पूरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, जी म्यू बी एच नोट, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो ये एच नोट क्या होगा, ये एच नोट आपके पास क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। इसकी कोई इसको बी नोट भी लिख सकता है, उसमें कहीं किसी बुक में आप बी नोट देख लो तो घबराना मत, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कह दो इसको, ठीक है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कह दो। म्यू बी क्या है, यहाँ पर म्यू बी है बोहोर मैग्नेटोन, ठीक है, बोहोर मैग्नेटोन, ठीक है, बोहोर मैग्नेटोन, ठीक है। जी क्या है आपका, जी है लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर। देखो भाई, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज ये दो होती है, ठीक है। अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो ये दो लिखना जाता है। फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन हम इसको कहते हैं कि ये 2 है, ठीक है,
बट इट शो डेविएशन। तो हो सकता है वो आपको पूछ भी ले या फिर आपको कोई क्यों बताए, ठीक है। ये डेविएशन शो करता है, ठीक है, ये डेविएशन शो करता है। बोहर मैग्नेटोन आपका फॉर्मूला होता है ई एच इज इक्वल टू 4 पाई एम ई, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 9.724, सॉरी 9.274 इंटू में 10 टू पावर -24 जूल टेस्ला इनवर्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन कैसे, कौन सी स्लाइड रह गई दोस्त, ये वाली स्लाइड रह गई क्या, लिख लो भाई, कुछ रह गया हो तो, ठीक है, अभी मैं दे दूंगा, टाइम दे दूंगा, ठीक है। आइए इधर पर इधर देख लो, ठीक है। तो अब देखो, या एच की वैल्यू कांस्टेंट ही होता है, या तो आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है, आपको ये दे सकता है, एच नोट दे सकता है, ठीक है, ये दोनों चीज आपसे पूछ सकता है कि भाई आपका जो इंस्ट्रूमेंट में एच नोट बताओ क्या होगा, मतलब किस मैग्नेटिक फील्ड पे वो ऑपरेट कर रहा है, अगर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो इतनी आ रही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो इतनी आ रही है, तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड पे ऑपरेट, कितने मैग्नेटिक फील्ड पे ऑपरेट हो रहा है। या फिर आपको कह सकता है कि भैया फ्रीक्वेंसी इतनी है, मैग्नेटिक फील्ड बता दो, या सब कुछ देकर, मैं फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फील्ड देकर आपसे जी वैल्यू पूछ सकता है। आ गया समझ में, क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, ये बात ध्यान रखना। एच नोट पूछा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, और जी अगर पूछने को पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है जी, क्योंकि वो डेविएशन शो करता है, तो वो आपको गिवन करेगा। अगर ये म्यू पूछ रहा है तो आपको जी और एच नोट बताएगा, जी पूछ रहा है तो म्यू और एच नोट बताएगा, एच नोट पूछ रहा है तो जी और म्यू बताएगा, क्योंकि एच और म्यू भी तो कांस्टेंट ही है, एच और म्यू भी, यानी कि बोहर मैग्नेटोन तो क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट ही है, तो वो नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है भाई, अजी बोलो। और एक चीज और ध्यान रख लेना, एक क्वेश्चन और आएगा, 1 गीगा हर्ट्ज में 10 टू पावर 9 हर्ट्ज होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, 1 हर्ट्ज क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट चलेगी, ठीक है। तो अंदर जाने से पहले बस हम अभी तैयार हो रहे हैं, अगर हम तैयार हो गए तो न्यूमेरिकल्स करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। कौन से हाथ का, बाएं है या दाया है पता नहीं है, बाया मतलब बाय, बाया लेफ्ट, तो ये राइट है ना, लेफ्ट हैंड का आपका खेल हो जाएगा। कोई कहेगा गुरुजी मैं तो हूं ही लेफ्टी, मैं तो हूं ही लेफ्टी। चलिए एक क्वेश्चन, हम सिंपल सा क्वेश्चन जस्ट फॉर कि जो हमने पढ़ा है वो हम अप्लाई कर रहे हैं नहीं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मुझे बताइए, ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वो दे रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है ऑफ 0.33 टेस्ला वो दे रहा है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है, इसका आपको आंसर करना है। और जो आंसर आना चाहिए वो गीगा हर्ट्ज में आना चाहिए, किस में आना चाहिए, गीगा हर्ट्ज में आना चाहिए, ठीक है। क्या मुझे आंसर पता लग सकता है, क्या मुझे आंसर पता लग सकता है, क्या आंसर होगा, गीगा हर्ट्ज में आना चाहिए। किस तरीके से आंसर यहाँ पर अपने को निकालना है जरा बताइए।
देखो आपके पास क्या है ना, आपके पास यहाँ पर है, इधर अगर हम बात करें, आपके पास है क्या, एच म्यू, ठीक है, एच म्यू इज इक्वल टू जी म्यू भी एच नोट है, ठीक है। एच की वैल्यू क्या होती है, 6.623 इंटू 10⁻−34 जूल सेकंड, ठीक है, सेकंड होती है, ठीक है। यूनिट हमेशा साथ रखना, जी की वैल्यू नहीं दी है तो आप दो लोगे। म्यू भी कितना होता है, 9.274 इंटू 10⁻−24 जूल टेस्ला इनवर्स। एच नोट आपको गिवन है कितना, 0.33 टेस्ला, ठीक है, 0.33 टेस्ला आपको गिवन है, ठीक है। तो भाई सीधा कैंसिल पे कैंसिल करें, ये टेस्ला से टेस्ला इनवर्स गया, ये इधर जूल है, इधर जूल गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपसे, इधर मान लो फ्रीक्वेंसी लिख दूं मैं, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 × 9.274 इंटू 10⁻−24 इंटू 0.33, डिवाइड कर दें अगर तो कितना हो जाएगा, 6.623 इंटू में 10⁻−34, ठीक है। नीचे आएगा सेकंड, तो यहाँ पर जाकर सेकंड इनवर्स हो जाएगा, या फिर अपन उसको हर्ट्ज कह सकते हैं। बस कैलकुलेट करना है आपको, और कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आ जाओ कैलकुलेट करें, 2 × 9.274 इंटू में 0.33 डिवाइडेड बाय 6.623, यानी कि ये आया 0.92, ठीक है, 0.92। और ये 34 प्लस का बनेगा, यानी कि 10⁻+ का 10 बन जाएगा, 10⁻10 बन जाएगा। सेकंड इनवर्स को हम हर्ट्ज कह दें। इसमें से 10 है ना, 10 में से एक पावर एक 10 चुरा लो और इसको दे दो, यानी कि 9.2 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज बन जाएगा। इसको मैं 9.2 गीगा हर्ट्ज लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बोलो जी यस और नो, क्या कोई समस्या, क्या कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलो जी यस और नो। सिंपल है, बन जाएगी बात, कोई दिक्कत कोई टेंशन यहाँ तक है तो बताइए। एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन बताइएगा, है ना। क्वेश्चन है आपके पास, इफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन कहता है इफ फ्री इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस एट, इफ फ्री इलेक्ट्रॉन रेजोनेंसेस एट अ फ्रीक्वेंसी, एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 9, देखो इस बेसिक से क्वेश्चन कम आते हैं, मगर अगर क्वेश्चन आए तो उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। 9.5 गीगाहर्ट्ज when the magnetic field strength is, when the magnetic field strength is, when the magnetic field strength is 310 मिली टेस्ला, ठीक है, at what frequency, at what frequency resonance occurs if magnetic field is 1.5 टेस्ला। ये आपके पास है, क्या आंसर होगा जरा बताएंगे।
क्या आंसर होगा भाई, जल्दी से बताइए थोड़ा। गीगा हर्ट्ज में ही निकलेगा, अगर दूसरा गीगा हर्ट्ज है तो आपका। देखो भाई क्या हुआ है यहाँ पर, अगर मैं ध्यान दूं, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मेरे पास ये फॉर्मूला बना, ठीक है, मेरे पास ये फॉर्मूला बना, ठीक है। इसमें मैंने ये ध्यान रखा, इस चीज में मैंने ये चीज पकड़ पाया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, फ्रीक्वेंसी जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो अगर मैं ऐसे कह दूं म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2, ये कह दूं तो ये सही रहेगा कहना, ये लगाना था, सिर्फ ये लगाना था। आपको पूरा पूरा निकाल के देखने की जरूरत नहीं है ना, कि बाकी वैल्यूज निकाल के देख लें कि जी की वैल्यूज क्या होगी या और कुछ होगा, है ना, वो सब करने की जरूरत नहीं है आपको। म्यू 1 भाई ये सब कांस्टेंट ही हैं, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर बोलो जी यस और नो, ठीक है, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। क्योंकि आप कुछ, आप चाहे मान लो म्यू 1 ये लिख रहे हो म्यू 2 जी H0 H1, ठीक है, H1 और H, ठीक है, और म्यू 2 लिख रहे हो म्यू जी H2 और H, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली यही आपके पास आएगा भैया क्या, म्यू 1 अपॉन म्यू 2 और H1 अपॉन H2, ये आपके पास आ जाएगा। सिर्फ ये करना था, ठीक है। तो पहला क्या था, मान लो आपको म्यू 2 आपसे पूछा है, ठीक है, तो आपने पहला कह दिया 9.5 गीगाहर्ट्ज कह दिया आपने। H1 कितना है आपका, H1 है 310 मिली टेस्ला, मिली टेस्ला को आप टेस्ले में ले जाओ, ये कर दिया आपने, ठीक है। ये आपको पता नहीं है, ये आपको निकालना है। H2 कितना है 1.5 टेस्ला, इसने इसको कैंसिल कर दिया। अगर मैं पूरा देखूं तो 9.5 इंटू 1.5 और 310 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, 10⁻⁻3 यहाँ पर आएगा, 310 इंटू 10⁻⁻3 आएगा, ठीक है, और ये गीगा हर्ट्ज में होएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। सर राइटिंग थोड़ी लग रही है, ठीक लग रही है या नहीं लग रही, ऑब्वियसली नहीं लग रही होगी ना, ठीक है, राइटिंग ठीक लिखेंगे भाई। क्या हुआ, दिमाग दिमाग हो रही हूँ, अच्छा दिक्कत हो रही है, अच्छा ठीक है जी, ठीक है, राइटिंग अच्छे से लिखेंगे। और बताओ, 310, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 45.96 आ रहा है म्यू 2, ये आंसर आ रहा है। कितने लोगों को क्लियर है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आया भाई, कितने लोगों का आंसर आया था जरा यार देखें तो सही। अंशु, प्रिया, नीतू, अंशु, रितिका, पायल, खुबेब, बहुत बढ़िया भाई, है ना, 4-5 लोगों का आंसर आया था। वंदिता बहुत अच्छे, अरे हो गया ये, समझ में आ गई बात, बन जाएगी, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो प्लीज बताइए दोस्त। आ गया आंसर, समझ, इजी है ये ना। चलिए आगे चलते हैं, कुछ थियोरेटिकल बातें और होंगी, उसके बाद हम सिग्नल्स पे चलेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, ठीक है, इंटेंसिटी की बात करें,
इंटेंसिटी ऑफ ईएसआर सिग्नल्स जो है, अगर मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ ईएसआर सिग्नल्स की मैं बात कर रहा हूं, तो ईएसआर की सिग्नल्स क्या होते हैं, मोर इंटेंस होते हैं एज कंपेयर टू, यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ ESR सिग्नल, इंटेंसिटी ऑफ ESR signals is more as compared to NMR सिग्नल, ठीक है, ये ज्यादा इंटेंस होते हैं, ठीक है। एक्चुअली रीजन ये होता है बिकॉज ग्राउंड स्टेट, मैं समझा देता हूं आपको ये भी, बिकॉज ग्राउंड स्टेट जो ईएसआर में ग्राउंड स्टेट होती है ना, वो मोर पॉपुलेटेड होती है, ठीक है, बिकॉज ग्राउंड स्टेट इज मोर पॉपुलेटेड, ग्राउंड स्टेट इज मोर पॉपुलेटेड इन ईएसआर, ठीक है। ग्राउंड स्टेट क्या होती है, ज्यादा पॉपुलेटेड होती है, किसके अंदर, ईएसआर के अंदर ग्राउंड स्टेट ज्यादा पॉपुलेटेड होती है, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें बोल्ट्जमैन, ठीक है, बोल्ट्जमैन लॉ के ऊपर अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, N2 डिवाइडेड बाय N1, ठीक है, E माइनस डेल ई के बी टी, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जरूर आप थोड़े टाइम में पढ़ लोगे, इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर N2 बाय N1 की वैल्यू डिक्रीज होएगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, ये चक्कर होता है, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। आपके पास एक स्टेटमेंट आएगी सिर्फ, आपके पास दो स्टेटमेंट आएगी, इंटेंसिटी और ब्रॉडनेस, ठीक है, इंटेंसिटी आती है और ब्रॉडनेस होती है, ब्रॉडनेस और इंटेंसिटी दो चीज आपके पास होती है, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है और ब्रॉडनेस भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनएमआर, ठीक है। ब्रॉड, जैसे भाई सिग्नल इंटेंस, ये सिग्नल हुआ, ये एक नॉन इंटेंस सिग्नल हुआ, ठीक है। मोर ब्रॉड सिग्नल ये हुआ, लेस ब्रॉड सिग्नल क्या हुआ, ऐसा हुआ, समझ में आ रही है बात, लेस ब्रॉड सिग्नल कैसा हुआ, ऐसा हुआ, ब्रॉड मतलब ये चीज, ठीक है। तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। ये जो N2 और N1 क्या है भाई, N2 क्या है, पॉपुलेशन है ग्राउंड लेवल पर, पॉपुलेशन है ग्राउंड लेवल पर, सॉरी पॉपुलेशन है एक्साइटेड लेवल पर, और N1 है पॉपुलेशन ग्राउंड लेवल पर, ठीक है, पॉपुलेशन एट एक्साइटेड स्टेट पे पॉपुलेशन है, ठीक है। अब पॉपुलेशन किसकी, अगर हम ईएसआर की बात कर रहे हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, है ना, उसकी किसकी बात कर रहे हैं भाई, आपके एनएमआर की बात रहे हैं तो एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है। और N1 क्या है आपका, पॉपुलेशन एट ग्राउंड स्टेट, ठीक है, पॉपुलेशन एट ग्राउंड स्टेट। तो अगर मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि ये रीजन मेरा है कि ग्राउंड स्टेट की मोर पॉपुलेटेड होती है, तो अगर इसको मैं बढ़ाऊंगा एंड इसको मैं बढ़ाऊंगा तो ये ओवरऑल पूरा डिक्रीज होगा या नहीं होगा, मुझे बताओ। मैं नीचे वाली चीज बढ़ाऊंगा, तो ऊपर वाली चीज पूरी N2 बाय N1 पूरा डिक्रीज होगा या नहीं होगा, बोलो भाई। ये तो पॉपुलेटेड होती है ना, अब इसमें तो इसकी चीज अपन इस तरीके से देख पाते हैं, ठीक है। और ब्रॉडनेस की बात करें अगर, है ना, एक तो ये चीज आएगी और एक आएगी ब्रॉडनेस, ठीक है। ब्रॉडनेस क्या होता है, ब्रॉडनेस की दो चीज ध्यान रख लेना, ब्रॉडनेस कह दो या फिर विड्थ कह दो ऑफ ईएसआर सिग्नल, ये दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों ही ज्यादा होती है, ठीक है। इसकी मोर विड्थ होती है, ठीक है, मोर विड्थ होती है। देखो ये मोर विड्थ ना इन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, डेल टी क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, थोड़ा सा समझिएगा, है ना। डेल टी क्या है आपका, रिलैक्सेशन टाइम है, इसको हम क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम हम कहेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर हम बात करें ईएसआर सिग्नल में,
रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कम होता है, ठीक है, इन ईएसआर। डेल टी क्या होता है, कम होता है, दैट्स वाई डब्ल्यू भी बढ़ता है, और हम कहते हैं ब्रॉडनेस बढ़ रही है, ब्रॉडनेस बढ़ रही है। रिलैक्सेशन टाइम बेसिकली क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम मतलब कि ग्राउंड से एक्साइटेड पे गया, ठीक है, अब एक्साइटेड से अगर वहां पर वो बैठ रहा है, कई देर रुक रहा है, क्योंकि देखो कोई चीज ऊपर जा रही है तो नीचे आएगी आएगी। रिलैक्सेशन टाइम कम होने का मतलब क्या है कि वो ऊपर गई और ऊपर बिल्कुल भी नहीं बैठ पाई, फिर नीचे आ गई। इसी वजह से इसकी नीचे वाली स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा ही रहती है, समझो। रिलैक्सेशन टाइम कम होने का बेसिकली मतलब यह है कि कोई चीज ग्राउंड स्टेट है, वो ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद वो वहां पर बैठ मतलब कि बहुत कम क्षण के लिए रुकेगी, वापस से नीचे आ जाएगी, वापस से वो क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन टाइम उसकी कम होती है कि वो ज्यादा देर ऊपर रुक ही नहीं पाती है, वापस से नीचे आ जाती है, इसीलिए आपकी ग्राउंड स्टेट ज्यादा पॉपुलेटेड रहती है। सिग्नल बार 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 एक इंटेंस आते हैं, मतलब कि बार 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 ट्रांजिशन होती है, ठीक है। और ब्रॉडनेस का मतलब क्या होता है, ब्रॉडनेस का मतलब ये नहीं होता, ऊंचाई नहीं होता, ब्रॉडनेस का मतलब होता है ये होती है ब्रॉडनेस, ठीक है, ये होती है ब्रॉडनेस, जिसे आप बैंड विड्थ भी कह दो या विड्थ कह दो, इसे हम कहते हैं ब्रॉडनेस। तो अगर ये आपके पास आता है तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आराम से इसको कर सकते हो। बोलो जी, क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत कोई समस्या यहां तक है तो बताइए। दो चीज सिंपल सिंपल हमने लिखी है यहां पर, उन दोनों चीजों को ही आपको पकड़ना है। ये था इसका बेसिक आइडियाज। बेसिक आइडिया में दो तीन ये, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट, ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये जो चीज है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला, ठीक है। तो अभी तक आपने करने लायक तीन चीज करी है, करने लायक आपने तीन चीज करी है, या फिर एक चौथी चीज ऐसी हो सकती है कि आपको चार पांच लोग दे दिए और पूछ लिए बताओ भाई ईएसआर एक्टिव कौन है, तो वो उस चीज को हम सिर्फ भाई मान लो मैंने कह दिया कि मुझे बता ऑक्सी हेमरिथ्रिन, है ना, ऑक्सी हेमरिथ्रिन, मैंने आपको कहा कि ऑक्सी हेमरिथ्रिन बता क्या है, ईएसआर एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो अब इस चीज को ईएसआर में भी नहीं गिन सकते, ये चीज आपकी कहाँ है, बायो इनऑर्गेनिक में आती है, ऑक्सी हेमरिथ्रिन के बारे में वहां बात होती है। तो ये क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, बट चांसेस, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन आने का है यहां से, तो इधर से आने की बजाय अभी काफी और इंपॉर्टेंट जगह बची है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट टॉपिक पे हम जा रहे हैं जिसका नाम है हाइपर फाइन स्प्लिटिंग, ठीक है, जिसका नाम क्या है मेरे भाई, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी हड़बड़ी मत करिएगा, उतारो मत भाई, उतारो मत। अरे बन जाने दो पूरा खाना, कढ़ाई में से बनते बनते कौन कौन खाता है भाई। आपकी शादी में बारिश आएगी देख लेना, अगर आप बनते बनते खा रहे हो तो, समझ रहे हो। कई होते हैं ना कि अरे वहीं एकदम टेस्ट करते करते ही आधा लपेट गए, ऐसा नहीं भाई, ठीक है। कढ़ाई में, पतीले में, इनमें खाने से शादी में बारिश आती है, कहीं कहेंगे अरे गुरुजी बढ़िया है बारिश आए, खर्चा कम होगा। उतार लो भाई, उतार लो, समय उतारो। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं या जिन्हें बर्तन खुद धोने हैं, है ना, वो लोग खा सकते हैं, ठीक है। वो लोग खा सकते हैं भाई, है ना, क्योंकि उन बेचारों को बार बार बर्तन धोने हैं। तो भाई तुम लोग जिसमें बना रहे हो उसी में खा लिया करो, तुम्हारा चल जाएगा। नहीं खाया था तब भी आई थी बारिश, अच्छा ऐसा है क्या। नींद आती है नहीं लिखती हूं तो, वाह, मतलब सच में नींद आती है इतने ऊपर लेवल के टॉपिक्स पढ़ने पे, हैं, मतलब इनमें ही नींद आ रही है।
ये तो चलो नींद तब समझते हैं कि भाई मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें सब सिर्फ लिखना ही लिखना है। यहाँ पर तो पूरा एकदम चौकन्ना होके बैठना है। एक शब्द भी ऊपर नीचे हो गया तो पूरी लाइन इधर उधर हो जाएगी, ठीक है। अरे भाई मेरी शादी नहीं हुई है ना? आपकी शादी में बारिश आई थी क्या? मेरी शादी नहीं हुई है भाई अभी। कैसी बात कर रहे हो यार मीत भाई? अंदर से इसको पता होगा ये नहीं हुई है अभी ना। अभी भाई उम्र ही क्या है। पर डायरेक्ट पूछने के बजाय भाई ने, पर कैसे नींद आ सकती है भाई? अगर पूरा चौकन्ना होके समझोगे तो नींद कैसे आ सकती है? कोई मैं आपको कुछ उपन्यास पढ़ा रहा हूँ कि ले बेटा उसने इसको तीर मारा, फिर ये हो गया, उसने इसको तीर मारा। ये तो वो चीजें हैं कि अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो गायब ही हो जाएगा मामला पूरा। और इनमें ही इनको नींद आ रही है भाई। तो बताओ जी, क्या क्या कर रहे हैं हम? बताओ भाई, क्या कर रहे हैं? व्हाट इज दिस बिहेवियर? चले दोस्तों आगे। मीत भाई आपकी शादी में आई थी? 16 साल की उम्र तो नहीं है। 16 साल की उम्र हो और तुम लोग मेरे सामने चुपचाप बैठ जाओ, ऐसा हो सकता है? चलो दोस्तों, आइए आगे चलते हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग होती क्या है सर? व्हाट इज दिस स्प्लिटिंग सर? व्हाट इज दिस स्प्लिटिंग? देखिएगा भाई, आपका जो सिग्नल आएगा ना, जैसे मान लो मैं ये एक कंपाउंड मैंने लिया AX2 ले लिया, ठीक है। ये अरे भाई मीत भाई रहने दो यार, तुम ऐसे फालतू में मत चढ़ाओ, अभी किसी के खराटे की आवाज आने लगेगी। देखो भाई, अगर मान लो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इससे ESR सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या आ गया? ESR सिग्नल आ गया भाई। एक सिग्नल दो जो भी है, इससे क्या आएगा? ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है उससे सिग्नल आ गया, ठीक है। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन और ये जैसे मान लो A है तो इसकी कोई न्यूक्लियर स्पिन होगी, ध्यान से समझना। ये क्या होगा? इसकी कोई न्यूक्लियर स्पिन होगी जिसे हम कहते हैं I। अगर वो नॉन जीरो है और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन स्पिन, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन, भाई हम क्या पढ़ रहे हैं? ESR पढ़ रहे हैं। ESR क्या कह रहे हैं, ठीक है। ESR कह रहे हैं, है ना। ESR कहता है कि भैया अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका ESR एक्टिव होगा, सिग्नल आ जाएगा। अब बात आई कि स्प्लिटिंग कैसे होती है, सिग्नल स्प्लिट कैसे होते हैं, जिसे हम हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कहते हैं, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कहते हैं, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कहते हैं। क्लियर है भाई? हाइपर फाइन स्प्लिटिंग होगी कब? जब मेरा अनपेड इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन स्पिन न्यूक्लियर स्पिन से इंटरेक्ट करने लगेगी ना, तब हाइपर फाइन स्प्लिटिंग हो जाएगी। तब क्या हो जाएगा भाई? हाइपर फाइन स्प्लिटिंग हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर हम कहते हैं व्हेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा भाई पूरा। व्हेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। when an unpaired electron comes in vicinity, vicinity मतलब करीब, ठीक है। comes in vicinity of a nucleus, है ना। एक न्यूक्लियस के उस आता है, of a nucleus, ठीक है। of nuclear spin I, ठीक है। न्यूक्लियर स्पिन I, ठीक है। न्यूक्लियर स्पिन I। तो उसके बाद क्या होता है? देन ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन, देन ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियर स्पिन, जो बोला है वही लिख रहे हैं, न्यूक्लियर स्पिन एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन, ESR स्पेक्ट्रम अंडरगो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। ESR स्पेक्ट्रम अंडरगो
हाइपर फाइन स्प्लिटिंग, वो क्या चले जाते हैं भाई, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग अंडरगो चले जाते हैं। बोलो जी यस और नो, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग उनके बीच में हो जाती है। ठीक है, अभी ये चीज हमने यहां पर पढ़ी है, इसको अभी हम स्प्लिट करके भी दिखाएंगे। ठीक है, हालांकि मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा, उस फॉर्मूले से आप करोगे तो ज्यादा बेहतर, उसी से ही करेंगे। मैं डायरेक्ट भी आपको फॉर्मूला दे सकता हूं, और इन द एंड हम फॉर्मूले से ही करेंगे, है ना, और फॉर्मूले से ही होगी चीजें। बट मैं अभी आपको एक थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाऊंगा, जो आप थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश करना, थोड़ा सा आप डाइजेस्ट करने की कोशिश करना। क्लियर है भाई? ठीक है, अभी तो हमने ये किया, स्प्लिटिंग क्यों हुई है सिर्फ वो समझाया, कि मेरा जो भाई इलेक्ट्रॉन किसी की टांट के ऊपर तो बैठा होगा। ऐसा तो है नहीं कि अकेला इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मार्केट में, जाके इलेक्ट्रॉन ले आओ भाई। इलेक्ट्रॉन कहीं तो बैठा होगा, तो वो जिसके ऊपर बैठा है, अगर वो न्यूक्लियर एक्टिव है, न्यूक्लियर एक्टिव कौन होगा, जिसकी आई की वैल्यू नॉन जीरो होगी, अभी मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, उनके साथ इंटरेक्ट करने पे वो जो सिग्नल होगा वो स्प्लिट हो जाएगा। इतनी साधारण सी बात। बोल भाई, इतनी साधारण सी बात है। अभी 2 मिनट के लिए सिर्फ सुनना। हाँ, मैं क्लियर कर देता हूं, इसकी हमें नीड नहीं पड़ेगी, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट क्योंकि ये बुक्स में है तो मैं आपको बनाकर दिखाता हूं कि हाइपरफाइन जो स्प्लिटिंग होती है वो उसकी जो ट्रांजिशन लेवल होती है वो बनती कैसे है। ये हमने पढ़ा, अभी तक हमने ये दो चीज पढ़ी है, ये तो हमें क्लियर है भाई, ये तो हमें क्लियर है, ये हम पढ़कर आए हैं पीछे। ये क्या था, ये था कि मेरा अनपेड इलेक्ट्रॉन की भाई ये होती है। ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन और इलेक्ट्रॉन स्पिन को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन ये होता है एस की वैल्यू -हाफ +हाफ, ये चीज, और आई न्यूक्लियर स्पिन आई होता है। न्यूक्लियर जो अब उसकी जो स्पिन होती है खुद के उसके न्यूक्लियस की, जो एनएमआर में आप पढ़ोगे, आई नॉन जीरो होगा तब आपकी वैल्यूज आएंगी। नीतू जी थोड़ा सा आप रुकिए, है ना, थोड़ा सा 2 मिनट, जो चीजों की नीड है उसे एक बारी कर कर लो, है ना। डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन स्पिन की क्या डेफिनेशन करूं भाई, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या है, एमएस है इलेक्ट्रॉन स्पिन, या तो ऐसे रहता है या ऐसे रहता है, +हाफ होता है -हाफ होता है। इसी तरीके से न्यूक्लियर स्पिन होती है, जिसकी आई वैल्यू दी जाती है। कोई भी न्यूक्लियर एक्टिव होगा तो उसकी आई की वैल्यू दी जाएगी। आई अगर 1 है, हाफ है, हाफ हो सकता है, 1 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, इस तरीके से वैल्यू आपको दी जाएगी, जीरो नहीं दी जाएगी। ये बात ध्यान रखना, अगर जीरो है तो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग करेगा ही नहीं। अगर आई की वैल्यू जीरो है तो वो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग करेगा ही नहीं, ये बात ध्यान रखना। ये चीज हमने क्लियर अभी पढ़ी थी। अब ये लोग क्या करते हैं, फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखना, यहां पर ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये जो एनर्जी लेवल बनती है, ये MI-हाफ और सॉरी MI+हाफ और MS-हाफ होता है, और ये होता है MI-हाफ और MS। जैसे कि मान लो मैंने किया फॉर अ न्यूक्लियस जिसकी स्पिन है हाफ। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं हाइपर फाइन स्प्लिटिंग, पढ़ रहे हैं हाइपर फाइन स्प्लिटिंग, पढ़ रहे हैं हम हाइपर फाइन। ठीक है, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं, और जिसमें आई की वैल्यू क्या है, आई आपका हाफ लेकर हम चल रहे हैं। ठीक है, आई की वैल्यू क्या लेकर चल रहे हैं, हम हाफ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर इस तरीके से वो स्प्लिट हो जाएगा, इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। अभी पेशेंस अगर रखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे MS -हाफ था, तो वो MS -हाफ ही रहा है, MS -हाफ रहा है, MI उसके साथ स्प्लिट हो गया है। क्लियर है भाई? यहां पर अगर हम देखेंगे MI क्या रहेगा, -हाफ, और MS क्या, +हाफ। ठीक है, ये इसकी लो एनर्जी लेवल रहेगी, और इधर हम देखेंगे MI क्या, -हाफ, और MS क्या, +हाफ। ठीक है, ये आपके पास रहेगा। अगर मैं हाइपरफाइन स्प्लिटिंग के लिए सिलेक्शन रूल देखूं, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग के लिए मैं सिलेक्शन रूल देखूं, तो मेरे पास 2 सिलेक्शन रूल यहां पर रहते हैं। ठीक है, इधर लिख लीजिएगा सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल मतलब कि कैसे ट्रांजिशन होगी। ठीक है, सिलेक्शन रूल आपके पास क्या है, डेल्टा MI0। पूरा देखोगे तो समझ में आएगा, अधूरे में आपको पूरा जानना है तो भाई वो कभी नहीं आता है समझ। ये
ठीक है, देखो भाई, प्लस माइनस हाफ, कहाँ लिखूं यार, जगह ही नहीं, प्लस माइनस वन, ठीक है। भाई पहले क्या था, एक सिग्नल यहां से यहां आ रहा था, ठीक है, जब हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, हमने स्प्लिटिंग की बात नहीं कर रही थी, तब ये हो रहा था। अब क्या होगा, एम आई प्लस हाफ से माइनस हाफ है ना, यानी कि यहां पर अगर हम देखें एम आई, तो ये एक ट्रांजिशन हो जाएगी, ठीक है, ये एक ट्रांजिशन हो जाएगी, और एक ट्रांजिशन क्या होगी आपकी, ये वाली ये प्लस हाफ आएगा ना, ये वाला क्या आएगा, प्लस हाफ, दो ट्रांजिशन हो जाएगी। तो ये हाइपर फाइन लाइंस कितनी आ जाएगी यहां पर, भाई हाइपर फाइन लाइंस अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए, तो वो कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी। क्या कहा मैंने, ये जो आपके पास दो पॉसिबिलिटी, अब ये सिलेक्शन रूल फॉलो हो रहा है भाई, एम आई क्या है, हाफ माइनस हाफ जीरो, माइनस हाफ ये भी जीरो, ठीक है। और अगर हम इसको देखेंगे एम एस माइनस हाफ, यहाँ पर एम एस प्लस हाफ है, तो ये आपका क्या बनेगा, प्लस वन बनेगा, और यहाँ पर माइनस हाफ और प्लस हाफ, ये कितना बनेगा, माइनस वन बनेगा। तो ये दोनों आपका क्या है, एक अलाउड पॉसिबल ट्रांजिशन है, जिसके कारण दो सिग्नल आ रहे हैं। यहां तक हमने पढ़ा था, ठीक है। ये जो यहां पर हमने पढ़ा था, ये क्यों हुआ है, ये हुआ है इंट्रैक्शन बिटवीन, इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन। और यहां पर हमने वो वाला न्यूक्लियर चुना है जिसकी आई की वैल्यू क्या है, हाफ है। अगर हम कोई और न्यूक्लियस चुन लें जिसकी आई की वैल्यू वन हो जाएगी, तो चीजें चेंज हो जाएंगी, वो ऐसी नहीं रहेंगी, फिर उसके हिसाब से चलेगा, ठीक है। अभी के लिए अपन ने सबसे बेसिक वाला पढ़ा है, क्योंकि इसके थ्रू हम आंसर ला ही नहीं पाएंगे। इतने बड़े बड़े मोलिक्यूल्स आएंगे, अलग अलग एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस होंगे, तो इसके थ्रू आंसर लाना मुश्किल हो पाएगा। तो हम एक फॉर्मूला चुनेंगे, एक हम फॉर्मूला चुनेंगे, ये बात ध्यान रखना। अभी मान लो जैसे हमने ये चुना, ये किसके लिए चुन लिया हमने, आई हाफ ले रहे, हमने चुन लिया एच रेडी, हाइड्रोजन के लिए चुन लिया, हाइड्रोजन के लिए चुन लिया, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू इसके लिए क्या है, हाफ है। मान लो अगर हाइड्रोजन के लिए अपन ये सारा एक्टिव होगा, हाँ एक्टिव होगा, एक सिग्नल आएगा, उसकी हाइपरफाइल लाइंस कितनी आएगी, दो आएगी। स्प्लिटिंग कितनी हुई है, दो हुई है। इस तरीके के आंसर होंगे। क्लियर है भाई, इस तरीके का आंसर होएगा। ये आई, हाइड्रोजन के अनपेड इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के न्यूक्लियर स्पिन से इंटरेक्ट किया, तो ये सारी चीजें हुई, और इन सारी चीजों में दो ट्रांजिशन हुई, जिसके कारण दो लाइंस आई, यानी कि जो एक सिग्नल था वो दो लाइन में स्प्लिट हो गया। अब उसकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है ना, ये सबसे बेसिक एग्जांपल हमने उठाया है, मतलब ये हमने सबसे बेसिक एग्जांपल उठाया है, एच, सिर्फ बिल्कुल सबसे छोटा सबसे बेसिक एग्जांपल। इससे और भी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, और हम इसको यूज भी नहीं करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि अकेला जब इलेक्ट्रॉन था इतना था, अब इलेक्ट्रॉन मेरे न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो इतना हो गया है। ये हो गया है इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियर स्पिन एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन, जिसके कारण यहां पर क्या होगा, इसको हम कहते हैं, ये है हाइपर फाइन स्प्लिटिंग, और इसके कारण जो लाइंस आ रही है वो आ रही है हाइपर फाइन लाइंस। फिर मैं कह रहा हूं कि इस चीजों को हम यूज नहीं करेंगे, बट क्योंकि एक हमें इस तरीके का देख लेना चाहिए, तो हमने यहां पर देखा है। बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या।
क्लियर है। हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला कैसे यूज होगा वो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखिएगा और इसी के थ्रू ही हम जाएंगे। जर्नल फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ लाइंस। आपको अगर नंबर ऑफ हाइपरफाइंस मतलब नंबर ऑफ लाइंस भी पूछ रहा है ना, तो वो हाइपरफाइन लाइंस ही होगी, ठीक है। सुनिएगा मेरी बात, नंबर ऑफ लाइंस भी पूछ रहा है तो वो हाइपरफाइन लाइंस ही होंगी, ठीक है। क्योंकि जो एक और चीज होती है वो आगे आएगी, फाइन लाइंस वाली चीज वो आगे आएंगी, वो बाद में बात करेंगे। अभी यहाँ पर आपसे जो लाइंस भी पूछेगा वो हाइपर फाइन लाइंस ही है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि ये होगी ही कब, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग के बाद होगी। ये कब होगी, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग के बाद ही होगी ना भाई। तो ये हाइपरफाइन लाइंस ही हैं, ठीक है, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग के बाद ही होती है। तो इसका फॉर्मूला जो बैठता है वो क्या बैठता है, वो फॉर्मूला बैठता है नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 2ni+1, ठीक है। ये फॉर्मूला बैठता है, ठीक है। ये फॉर्मूला बैठता है आपके पास 2ni+1, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला बैठता है। एन क्या है यहां पर, एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, मतलब कितने न्यूक्लियाई आप लेकर आए हो, ठीक है। आई क्या है, न्यूक्लियर स्पिन है, ठीक है। आई क्या है आपके पास, न्यूक्लियर स्पिन है। जैसे कि भाई मान लो मैंने बेसिक एग्जांपल जो अभी मैं लेकर जा रहा था, मैंने ये लिया एग्जांपल H, ठीक है। हाइड्रोजन लिखा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है ही है, ठीक है। अब हो सकता है वो क्वेश्चन में इसका आई मेंशन करे, हो सकता है ना भी मेंशन करे, है ना। जैसे एच का, कार्बन का, कुछ बेसिक वैसे हमेशा मेंशन हुए हैं, हमेशा मेंशन होते हैं। बट नहीं भी मेंशन करेगा तो आप थोड़ा सा सोच लेना। तो यहां पर सीधा फॉर्मूला क्या बनेगा, 2ni+1, यानी कि 2 × n कितना है, हाइड्रोजन कितना है, एक है, एक हाइड्रोजन का आई कितना है, 1/2+1, ठीक है। यानी कि कितना हो गया, दो लाइंस यहां पर होगी। और वो ही जो पीछे हमने दो लाइंस इतना तामझाम करके किया था, वो ही दो लाइंस ये है, वो ही दो लाइंस ये है, ठीक है। वो ही दो लाइंस यहां पर है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आएगा ये कब आएगा भाई, है ना। अगर हम बात करें ये कब आएगा, इसको ये कब आएगा, जब ओनली आइडेंटिकल न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो, ठीक है। व्हेन व्हेन वन टाइप ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, सिर्फ एक टाइप का न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा, व्हेन वन टाइप ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। एक दूसरा फॉर्मूला भी बनेगा, एक ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला भी बनेगा नंबर ऑफ लाइंस का, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला भी बनेगा नंबर ऑफ लाइंस का। ये होगा क्या, 2n1i1+1, और ये होगा 2n2i2+1, ठीक है। ये इस तरीके से होगा, क्लियर है भाई। ये होगा जब दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मतलब मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक न्यूक्लियस से नहीं, दो न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता हो। भाई जैसे मान लो मैंने ये लिखा था, है ना, मैंने ये लिखा था ए, कहाँ गया वो, मान लो जो मैंने ये लिखा था AX2, ठीक है। ये ए भी एक्टिव हो, ये भी एक्टिव हो, ये भी एक्टिव हो, है ना, दोनों ही एक्टिव हो। तब कैसे होगा भाई, जैसे यहां पर तो हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन तो अकेला एक्टिव है, कोई और है ही नहीं। एक से ज्यादा होंगे तो दोनों का ये फॉर्मूला लगेगा, उसका नंबर, उसके I1, उसका नंबर और उसका I1, ठीक है। बोलो जी हाँ या ना। अभी मैं आपको एक छोटी सी टेबल देता हूं, उसको लिखिएगा मेरे साथ साथ। 1H हो गया, ठीक है। आई की वैल्यू इसके लिए हाफ होती है, ठीक है। 2D के लिए 1 होती है, 14 नाइट्रोजन के लिए 1 होती है, 31 फोस्फोरस के लिए 1 होती है, 11 बोरोन के लिए कितनी होती है, 31 फोस्फोरस के लिए आपका 1/2 होती है, 11 बोरोन के लिए आपके पास कितनी होती है, 11 बोरोन के लिए 3/2 होती है, ठीक है।
12 कार्बन के लिए 0 होती है, 13 कार्बन के लिए क्या होती है, हाफ होती है। अभी मैंने ये बेसिक कॉमन लिखा है, ठीक है, और भी हो सकता है जरूरत पड़े तो हम उसको थ्रू आउट देखते रहेंगे, ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास ये चीजें हैं तो, ठीक है। जैसे मान लो भाई मैंने आपको सिंपल सा कहा, मेरे पास एग्जाम्पल है ये ड्यूटेरियम है, मैंने इसके ऊपर ये लिखा ड्यूटेरियम, इसकी नंबर ऑफ लाइंस क्या होगी, इसकी नंबर ऑफ लाइंस जरा बताएंगे कितनी होगी, ड्यूटेरियम है, इसकी नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी। कितना होगा भैया, 2Ni+1, यानी कि 2 × 1 × है ना, 2 × 1 × 1 + 1 यानी कि 3, ठीक है, 3 हो जाएगा आपके पास, क्लियर है भाई। चल, यानी कि आपको बेसिक आइडिया आ गया है, ठीक है, बेसिक आइडिया आपको आ गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे ये गेट का क्वेश्चन है, अब मैं जो लिखूंगा वो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ये गेट में आया हुआ है, NH2 है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, मान लो अगर उसने सिर्फ NH2 लिखा होता, एक बार मुझे बताओ NH2 के साथ उसने रेडिकल ना मेंशन किया होता, मेंशन होगा वैसे तो, अगर मान लो ना भी मेंशन होता तो क्या आप NH2 के साथ ये थोड़ा सोच पाओगे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। भाई नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हाइड्रोजन ले गया, बचे 3, अब 3 एक कटोरे में तो बैठे नहीं होंगे, ऐसे तो सजा मत आना कि ये 3, अरे ऐसे तो नहीं करोगे ना, ऐसे तो कर ही नहीं सकते, तो यहां पर जरूर ऐसे रहा होगा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये ESR एक्टिव तो है ही है। अगर मैं इसकी नंबर ऑफ लाइंस आपसे पूछ डालूं कि इसकी नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी, जरा मुझे बताएं। देखो भाई, सबसे पहली बात, नाइट्रोजन भी एक्टिव है, वो वैल्यू देगा आपको, है ना, IN1 होता है, I हाइड्रोजन कितना होता है, हाफ होता है, वो आपको ये वैल्यूज देगा, और जो क्वेश्चन आया था गेट के अंदर वो वैल्यूज गिवन थी, वो वैल्यूज गिवन थी, बट NH, कार्बन, हाइड्रोजन, इन सब की आप वैल्यूज ध्यान भी रख सकते हो, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन भी इनएक्टिव होता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन एक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन का हाफ होता है, नाइट्रोजन का 1 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन इनएक्टिव होता है, कार्बन अगर 12 कार्बन है, सिंपल कार्बन है, प्लेन कार्बन है ना, ठीक है, तो वो भी इनएक्टिव होगा, 13 कार्बन एक्टिव होगा, तो ये बेसिक बेसिक आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि 2 लोग एक्टिव है,
तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, मेरा जो इलेक्ट्रॉन है, समझो इस इलेक्ट्रॉन स्पिन की इंटरेक्शन इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी। तो अब हम ये चीज नहीं पढ़ सकते हैं इन चीजों के लिए। आ रही है बात समझ में? इतना सब अपन यहां पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कर भी दिया एक बार को तो वो 5 मिनट बाद समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके बजाय आप फॉर्मूले के थ्रू ही करोगे, फॉर्मूले, और क्योंकि फॉर्मूले के थ्रू ही किया जाता है भाई, फॉर्मूले के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर अपन फॉर्मूला लेंगे 2n1 i1 + 1, 2n2 i2 + 1। पहले हमने मान लो नाइट्रोजन ले लिया, यहां पर बिल्कुल प्यार से करो, जल्दबाजी नहीं चाहिए। नाइट्रोजन कितना है, 1 है, तो यहां पर n1 कितना, 1 ले लिया। i1 कितना है उसका, 1 होता है, 1 + 1। ठीक है, यहां पर n2 है। ठीक है, n2 है, n2 कितना हो गया, 2 हो गया, और i कितना हो गया, हाफ हो गया, कैंसिल, यानी कि 3 × 3 यानी कि 9। देखो, अगर आपका i क्या है, अगर आपका i हाफ है, तो आप 2ni + 1 लिखने की बजाय इसको आप n + 1 लिख दो यार। क्योंकि i को हाफ लोगे तो 2 से 2 कट जाएगा। क्यों सिरदर्दी लूं, क्यों मैं अपनी शाही खराब करूं, है ना? पेन की शाही बचाओ, लंबा चलेगा। अरे कोई ऐसा है जो 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 रफ रजिस्टर के वो बजाता है, पन्ने बजाता हो? क्लियर है, डन है, बन जाएगी बात। चलिए, आंसर चाहिए मुझे, है ना? आंसर चाहिएगा। आराम से, जल्दबाजी नहीं करने का। मान लो आपके पास है, ये है CH3 रेडिकल, कार्बन इनएक्टिव होता है, हाइड्रोजन एक्टिव होता है, क्या आंसर आएगा? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, फिर मान लो मैंने पूछ लिया 13CH3 रेडिकल। ठीक है, फिर मान लो मैंने पूछ लिया CD3, 13CD3 रेडिकल। इन तीनों का आंसर क्या होगा? यस सर, बचत तो करनी पड़ती है। इतनी भी बचत मत करो भाई। इनका समापिका जी का तो समझ में ही नहीं आता है मुझे, पता ही नहीं कहाँ पढ़ रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, माउथ ऑर्गन है, क्या लिख रहे हैं क्या नहीं। अलग ही चल रहा है भाई। फिर कहेंगे कि क्वेश्चन गलत हो रहे हैं सर। जल्दी जल्दी बताइए भाई, जल्दी जल्दी करो, फिर अलग का एक और काम दूंगा।
एक इसका भी बता देना, CH D2। ये जो है आ, इसमें एक CD3 है, वो आ चुका है पेपर में। देखो भाई, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये इनएक्टिव है तो इधर तो मैं इसको 3+1 कर दूं, सीधा 4 आएगा। 4 लाइंस होगा क्योंकि हाइड्रोजन ही है जिसका हाफ है। ठीक है, यहाँ पर 13C कार्बन, 13C अगर हम इसका देखें, सॉरी, I1 है, इसका देखें कितना है, हाफ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 2 × Ni, ठीक है, 2 × N2I2+1। हाइड्रोजन के कारण कितना आएगा, 3 है तो यहाँ 4 आएगा। कार्बन कितना है, 1 है तो 2 × 1 यानी कि कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 × 1+1, यानी कि इसका कितना आ जाएगा, हमने यहाँ पर, अच्छा हाफ है ना, हाफ है, सॉरी हाफ है ये भी। ठीक है, तो ये हाफ है तो ये 2 हो जाएगा, 2 × 4 यानी कि 8, हाफ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका हाफ है, ठीक है, तो इसके कारण 2 आएगा। भाई समझ रहे हो ना, यहाँ पर अगर हम बात करें 2 × 1 × ½ +1 ले लें, और यहाँ पर कितना ले लें, इसका आई कितना होगा, डी, इसका आई डी कितना होगा, 1 होगा। 2 × 1+1+1 ले लें यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सही किया है मैंने, सॉरी 3 है ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 होएगा, है ना, यानी कि 14 लाइन्स आएंगी। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें, कार्बन इनएक्टिव है, हाइड्रोजन के लिए 1+1 ले लो भाई, 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन के लिए 2 ले लिया, यहाँ पर 2 × 1+1 हो गया। अरे हाइड्रोजन के लिए समझ में आ रहा है ना, एक तो मेरे को इतना सोच सोच के लिखना पड़ता है कि किसी को, आई अगर हाफ है तो उसके लिए मैं N+1 लिख सकता हूँ सीधा यहाँ पर, तो 2 × 5 यानी कि 10 लाइन्स आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल, आप इसको रखोगे तो आपका बन जाएगा। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे, कोई छोटी मोटी दिक्कत है तो बताइए। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछ लिया ये, अगर ये आपने पढ़ा हो, नेप्थलीन कहते हैं इसके, हाइड्रोजन आइडेंटिफाई किए जाते हैं, इसके हाइड्रोजन अल्फा बीटा वाला खेल यहाँ पर होता है। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, है ना, आप जल्दी से आंसर नहीं करोगे। यहाँ पर सबके पास हाइड्रोजन, ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर सबके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आपके पास हो गए हैं। क्लियर है भाई। अब अगर हम बात करें, ये जो अगर हम यहाँ पर पीयूएस डालते हैं, है ना, इधर पीयूएस डालते हैं, मान लो इधर, तो ये और ये वाले हाइड्रोजन सेम है, इसे अल्फा 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 और अल्फा कहा जाता है। ये बीटा बीटा और बीटा कहा जाता है, या फिर 1 1 कह दो और इसे 2 कह दो। तो यहाँ पर आपके पास 2 टाइप के हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस जो आती है ना मेरे भाई, नंबर ऑफ, अगर आपको ये चीज अभी मान लो, हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में ना आए जो मैंने अभी किया है, बट अगर आप एनएमआर पढ़ लोगे, एनएमआर आपका हो गया है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी शुरू हो गई है, एक बार ईमानदारी से बता देना। तो यहाँ पर, और नहीं भी हुई होगी ना, तो यार ये बीएससी में, मेरे को याद है, मुझे वो क्लास याद है, उस टीचर का नाम याद है, जब ये शुरू हुआ था हमारा, है ना, हम बीएससी सेकंड ईयर के आसपास में होंगे, तब ये मेरे ख्याल से हमने देखा था कि इसके हाइड्रोजन इस तरीके से होते हैं। ठीक है,
तो अगर वो भी नहीं हुआ है तो भी थोड़ा सा सब्र रख लेना, हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर अभी नहीं कर पाओगे तो आप थोड़ी देर बाद जब आपका ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगी तब वहां पर आप कर लोगे, वो इजी रहेगा। तो वैसे क्वेश्चन में आप घबराने की जरूरत मत रखना। ये एच अल्फा हो गया, ये एच बीटा हो गया, ठीक है। तो अल्फा कितने हैं, 4 हैं, तो 4+1 कर दो और यहाँ पर 4+1 कर दो, यानी कि 5 इंटू में 5 यानी कि 25 यहाँ पर आ गया। डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन आपको पता लगाना है। क्या पता लगाना है, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन आपको पता लगाना है, ठीक है। इतना आपको करना है। बोलो जी, क्लियर है? बाकी हम कल एग्जाम्पल करेंगे। और अरे पर इतना तो बीएससी में पढ़ के आए होगे, थोड़ा बहुत हाइड्रोजन अलग अलग कौन कौन से होते हैं। मैं तो आपको कॉम्प्लेक्स वाली, मतलब कि हमारा ऑर्गेनिक का तो ये चल ही नहीं रहा कि हम डाइस्टीरियोस्ट्रोपिक हाइड्रोजन आपसे ढूंढवा रहे हो या इनएंसोट्रोपिक हाइड्रोजन ढूंढवा रहे हो। ऐसा तो हम करवा ही नहीं रहे हैं, हम तो बिल्कुल मतलब एकदम वो कर रहे हैं। चलिए, ये सारी चीजें थी अभी जो हमने पढ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस यार, ओहो, ऊपर नीचे हो गया। चलिए भाई, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, है ना, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिएगा। यहाँ तक सब ओके है तो बताइए। थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेना अगर नहीं, ये चीजें हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोविड में चली गई बीएससी, कोई बात नहीं पल्लवी, है ना। थोड़ा सा देख लेना। कार्बन क्यों लेंगे हम, कार्बन तो इनएक्टिव है, कार्बन को काउंट करके करेंगे क्या, कार्बन है ही इनएक्टिव। उसका आई की वैल्यू 0 है ना तनीषा, कार्बन की आई की वैल्यू 0 है, इसलिए हम कार्बन को नहीं लेंगे। CH2, CH हाइड्रोजन उसमें, वो मैंने लिख दिया था ना जल्दी से इसलिए गड़बड़ हो गई। CH2 अगर आपके पास है तो हाइड्रोजन के लिए आया 2N1I1+1, इसके लिए आया 2N2I2+1, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कितना है, हाइड्रोजन एक ही है तो भाई यहाँ पर एक है, तो भाई यहाँ पर ½ + 1, इसे मैंने डायरेक्ट 2 लिख दिया था, है ना। और यहाँ पर ये 2 है, ड्यूटेरियम 2 है, यहाँ पर 1+1 है, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 5 10, 10 यहाँ पर। क्लियर है भैया? बोलो जी, हाँ या ना, कोई दिक्कत कोई समस्या? कैटिवा प्रोसेस वही है जो लास्ट हमने पढ़ा था, है ना, मोनसेंटो एसिटिक एसिड, उसमें बस जो RH मेटल है उसमें मेटल IR हो जाता है ना। मेटल क्या हो जाता है, IR हो जाता है। भाई एक्टिव और इनएक्टिव में प्रॉब्लम आ रही है, ये दिख रहा है यहाँ पर। ये जो कार्बन, अगर नॉर्मल कार्बन ले रहे हैं उसके लिए आई की वैल्यू 0 है, तो ये इनएक्टिव है, तो हमने कार्बन को लिया ही नहीं। अब आप इसको नहीं समझ रहे हो तो बताओ क्या करें, कार्बन को हमने लिया ही नहीं। ये एक्टिव है, ठीक है, ड्यूटेरियम एक्टिव है, हाइड्रोजन एक्टिव है, तो बस इनको पकड़ना है आपको, ठीक है। CH3, इसमें कार्बन इनएक्टिव था, कार्बन को छोड़ दिया, हाइड्रोजन के कारण हुआ जो हुआ। यहाँ पर 13 कार्बन भी एक्टिव था, हाइड्रोजन भी एक्टिव था, ठीक है। 13 कार्बन भी एक्टिव था, हाइड्रोजन भी एक्टिव था, इसकी वजह से हुआ। 13 कार्बन भी एक्टिव था, ड्यूटेरियम भी एक्टिव था। वो कार्बन सिंपल है, तो कार्बन सिंपल यानी कि 12 कार्बन, तो वो इनएक्टिव है, तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के लिए आया, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के लिए आया सिर्फ। आ रही है बात समझ में? ये इनएक्टिव तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए आया, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक्टिव है तो दोनों आया, कार्बन भी एक्टिव है, ड्यूटेरियम भी एक्टिव है, तो कार्बन और ड्यूटेरियम आया। यहाँ पर कार्बन 13 कार्बन एक्टिव है, 12 कार्बन इनएक्टिव है, तो कार्बन यहाँ पर हमने नहीं लिया, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के लिए यहाँ पर आया। एक बार इसको देखिएगा, ठीक है।
इंटेंसिटी के क्वेश्चन अभी आपसे नहीं होंगे, इंटेंसिटी अभी हमने नहीं पढ़ी है, इंटेंसिटी के क्वेश्चन आपको कल पता लग जाएंगे, कल हो जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद धन्यवाद।